प्राकृतिक वनस्पति, उसमें वन, और वन में अब सबसे अंतिम पायदान पर आए हम शंकुधारी वन या कोणधारी पेड़, जिसका आकार मैंने आपको शंकु के आकार का होता है। मैंने आपको बताया था ये ऊंचाई पर पाए जाने वाले उच्च अक्षांशों में पेड़ हैं। जब बर्फबारी होती है या बर्फ गिरती है तो इसके सहारे नीचे आ जाती है, पेड़ को नुकसान नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध उच्च अक्षांशों में स्थित, याद रखना। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में स्थित, याद रखना। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भी आपको उसके आंकड़े ध्यान रखने हैं। 50 से 70 डिग्री, 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर अक्षांश में पाए जाते हैं। लोकेशन पता हो गई। उसके बाद में इनको टैगा वनस्पति भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार प्रश्न आता है टैगा वनस्पति क्या है, तो आपको बताना है कि उत्तरी अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री के बीच में पाई जाने वाले वनस्पति, जिसको टैगा वनस्पति भी कहते हैं। टैगा का मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ। भाई जो टच नहीं किया है वो तो शुद्ध ही है ना, जिसको किसी ने छुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर है, ये शुद्ध या अनछुआ। और ये रूसी भाषा का शब्द है, याद रखना। रशियन लैंग्वेज, रूसी भाषा है ना, रूसी लिखा मैंने, रूसी भाषा लिख देता हूं, लीजिए। टैगा वनस्पति 50 डिग्री से 70 डिग्री, ये लंबे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना, नरम काष्ठ जिसको आप बोलते हैं, लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन। इनकी विशेषता क्या है? हाइट में होते हैं, लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन है, एवरग्रीन जिसको आप बोल सकते हैं। अब इसके कुछ उपयोग भी है, जिसका प्रश्न अमूमन आता है। कोणधारी वनों के उपयोग बताइए, शंकुधारी वनों के उपयोग बताइए। सबसे पहला कागज की लुगदी बनाने के लिए, याद रखना। तो हम नंबरिंग कर देते हैं। लुगदी बनाने में, जिसको आप पल्प कहते हैं, लुगदी कागज बनाने के लिए पहले उसकी लुगदी बनानी पड़ती है, और ये पेड़ इसमें उपयोग होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि पेड़ जो है वो कागज निर्माण में उपयोगी है। इन पेड़ों का उपयोग ज्यादा होता है लुगदी बनाने में, जिसमें सामान्य तथा अखबारी कागज, सामान्य तथा जो अखबार वाला न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, वो अखबारी कागज निर्माण में, सामान्य तथा अखबारी कागज पेपर बनाने में। उसके बाद में मैं तीसरा यही लिख देता हूं, है ना, माचिस के जो बक्से होते हैं, तो माचिस बनाने में, जिसको आप मैच बॉक्स कहते हैं, माचिस बनाने में। और चौथा उपयोग मैं यही लिख देता हूं, चौथा उपयोग है इसका, जो पैकिंग के बक्से होते हैं वो बनाने में, पैकिंग के लिए बक्से बनाने में, पैकिंग के लिए बक्से बनाने में, ये याद रखना। ये कोणधारी वनों के उपयोग, टैगा वनस्पति, उसकी लोकेशन 50 से 70 डिग्री। अब यहां के कुछ एग्जाम्पल, तो चीड़ और देवदार के वृक्ष, चीड़ तथा देवदार, ये दो पेड़ों के एग्जाम्पल आपको देने हैं, चीड़ और देवदार। उसके बाद में कुछ यहाँ के जानवर, सफेद लोमड़ी, इसको रजत लोमड़ी कहते हैं, मिंक है, ध्रुवीय भालू है ना, कुछ जानवर जिसमें रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू, जिसको आप पोलर बियर कहते हैं, ये यहां के कुछ जानवर हैं। तो ये आपको पता रखना है। देखिए वापस इसको हम समझ लेते हैं। शंकुधारी वनों की बात हो रही है, जिसको आप कोणधारी वन भी कहते हैं। इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। लोकेशन 50 से 70 डिग्री उच्च अक्षांश, ये ध्यान रखना है आपको, हाई एल्टीट्यूड। फिर टैगा वनस्पति, जिसका शुद्ध या अनछुआ कह सकते हैं रूसी भाषा में, विशेषता लंबे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार। उपयोग 1, 2, 3 और 4 उपयोग नोट करने आपको, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 पेड़ों के एग्जाम्पल और ये यहाँ के जानवर। शंकुधारी पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बना के आराम से इसको समझ करके आपको लिखना है। अब हम दूसरे प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, जिसको आप कहते हैं घास स्थल, ग्रासलैंड,
घास स्थलों की बात आते ही हमारे मन में आता है छोटी छोटी घास होगी, लेकिन कहीं पे ये घास 3 से 4 मीटर तक बड़ी भी हो सकती है। घास स्थल दूसरी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति वन सबसे बड़ा पार्ट जो हमने कंप्लीट किया। इसमें भी घास स्थलों में सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, पहला उष्ण कटिबंधीय वही क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास वाले उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, पहला ये याद रखना, क्लियर। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के आसपास किसी भी भाग में स्थित, याद रखना, दक्षिण या उत्तर कहीं भी हो सकता है, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ स्थित। भूमध्य रेखा जो इक्वेटर मैंने आपको पहले बताया था, भूमध्य रेखा के आसपास किसी भी तरफ उग जाते हैं, आसपास वाले क्षेत्र जो है वहां के जो घास स्थल है जहां पे एवरेज जो रेनफॉल है वो मीडियम है, मध्यम प्रकार की जहां पे वर्षा होगी वहां पर घास स्थल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों की बात करते हैं। यहां पर निम्न से मध्यम वर्षा है ना, मध्यम भी हो सकती है और मध्यम से थोड़ी कम, निम्न, निम्नतम नहीं, निम्नतम होगी तो फिर वहां झाड़ी आ जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है। कहीं कहीं जो घास है वो बड़ी भी होती है, 3 से 4 मीटर तक की घास भी हो सकती है, ये आप पता रखेंगे। ऐसा नहीं कि घास का मतलब छोटे छोटे जैसे हम अपने आसपास देखते हैं ना, हमारे यहां पर पाई जाती है वैसे। अफ्रीका में सवाना घास स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप याद रखना चाहें, एक एग्जाम्पल दिया है यहां पर, अफ्रीका में जो घास स्थल है उसको कहते हैं सवाना घास स्थल। सवाना घास पाई जाती है। सवाना घास स्थल कहां है? ये अफ्रीका की विशेषता है। यहां के कुछ जानवर जो हैं, जैसे हाथी है, जेबरा है, जिराफ है, ये आपको पता रखना है, हिरण है ना, तेंदुआ है, हाथी, जिराफ, तेंदुआ, हिरण, ये सारे आपको पता रखने हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में निवास करने वाले जानवर हैं। जेबरा भी लिख सकते हैं आप, हाथी, जेबरा, जिराफ, तेंदुआ, हिरण, इस तरह से। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण घास स्थलों की। सबसे घास स्थलों को हमने शुरू किया, उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो भूमध्य रेखा के आसपास मध्यम और निम्न प्रकार की वर्षा, कभी कभी घास इतनी बड़ी भी हो सकती है, 3 से 4 मीटर। सवाना घास कहां पाई जाती है? अफ्रीका में, अफ्रीका की विशेषता है। ये कुछ यहां पर जानवरों के उदाहरण हैं, लिखिए इसको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के बाद में अब हम बात करते हैं शीतोष्ण घास स्थलों की, जो कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? एक तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, ये आपको मैंने बताया था पहले, 30 डिग्री से 30 डिग्री से आप 45 डिग्री 50 तक इसको समझ सकते हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र वहां पर, और जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्र में, महाद्वीपों के अंदर ये जो घास है, ये घास उस घास की बजाय, उष्ण कटिबंध की बजाय छोटी और पौष्टिक घास होती है, ये याद रखना। छोटी और यहां की घास जो है वो पौष्टिक घास होती है। शीतोष्ण घास स्थलों की जंगली भैंसा, बाइसन जिसको अमेरिकन भैंसा, एंटीलोप, ये यहां के प्रमुख जानवर हैं। जंगली भैंसा, बाइसन, एंटीलोप, ये यहां के मुख्य जानवर हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा जो है कंटीली झाड़ियां, जो तीसरी प्रकार की वनस्पति है जिसको श्रब्स कहते हैं, कांटेदार झाड़ियां होती है। ये वहां पाई जाती है जहां पर वनस्पति बहुत कम होती है। ये कहां होगी? जहां पे न्यूनतम वर्षा, बहुत कम वर्षा होगी, वहां पर क्षेत्रों में ये शुष्क मौसम होगा, सूखा मौसम होगा जहां पर, और जहां पर गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, गर्मी का भाग है वो अधिकतम होगा। तो गर्मी अधिक होगी तो वनस्पति भी कम होगी,
तो न्यूनतम वनस्पति, ये यहाँ की विशेषता है। तो कंटीली झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां जो है, और ऐसे जो स्थान है वो होते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र। क्या कहेंगे इसको? रेगिस्तानी, जिसको आप डेजर्ट एरिया कहते हैं। और भारत का जो मरुस्थल है वो है थार का रेगिस्तान या महामरुस्थल, जो भारत में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान का जो मुख्य भाग है उसको कवर करता है। थार का रेगिस्तान, जिसको महामरुस्थल भी कहते हैं, ये भारत का ग्रेट डेजर्ट है ना, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, ये डेजर्ट एरिया होता है। जो झाड़ियां हैं, कंटीली झाड़ियां, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र, महाद्वीपों के ये पश्चिमी किनारे भी हो सकते हैं, है ना, जैसे भारत के अंदर थार का रेगिस्तान। तेज गर्मी पड़ती है, कम वनस्पति होती है, लोग भी कम रहते हैं यहाँ पे। भारत का थार का रेगिस्तान आपको पता रखना है। तो इसके अंदर ये चीजें हैं, हम हिंट के लिए लिख सकते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर तब्दील हो सकते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे। भारत का रेगिस्तान आपको याद रखना है। भारत का रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान, महामरुस्थल भी कहते हैं इसको। ये कंटीली झाड़ियां, छोटी छोटी घास, क्योंकि पानी की कमी होती है ना, तो यहाँ जो घास या जो पेड़ भी होंगे ना, वो कांटेदार, जो उनकी पत्तियां भी कांटेदार ही होगी, ताकि पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकले, वाष्पोत्सर्जन कम हो, फोटोसिंथेसिस कम हो उनके अंदर। ये आप साइंस में भी पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर रीजन, जिसको आप कहते हैं ध्रुवीय प्रदेश, जहां पर बर्फ है, ठंड है, बहुत कम लोग रहते हैं, वनस्पति भी बहुत कम हो। ध्रुवीय प्रदेश के अंदर वनस्पति है वो सीमित वनस्पति होती है, ये ध्यान रखते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम ध्रुवीय वनस्पति। जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब के अंदर आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, 2 प्रकार के ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यहां पर सीमित वनस्पति, ये आप ध्यान रखें, बहुत लिमिटेड वेजिटेशन पाई जाती है। काई और लाइकेन, छोटी झाड़ियां यहां पे गर्मियों की ऋतु में उगती है। सीमित वनस्पति, बर्फीला क्षेत्र होता है ये, पोलर रीजन है। काई आपने ग्रीन ग्रीन देखी होगी, पानी के अंदर होती है। काई लाइकेन, ये ग्रीष्म ऋतु में उगते हैं, क्योंकि वहां बर्फ पिघलती है ना, तो छोटी छोटी वनस्पति जो है काई लाइकेन जैसी उग जाती है। वो भी गर्मी भी बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन छोटी छोटी झाड़ियां भी उग जाती है। काई है, लाइकेन है, ये जो है काई लाइकेन और छोटी झाड़ियां। और बेटा इस प्रकार की जो वनस्पति है, इसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो वनस्पति है वो है टुंड्रा वनस्पति। एक थी टेगा, एक है टुंड्रा। तो टुंड्रा क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों की वनस्पति, काई लाइकेन और छोटी झाड़ियां। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका। अगर आप एटलस देखेंगे, नक्शा में, मैप के अंदर देखेंगे, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्र ये इस वनस्पति से आच्छादित ढके हुए आपको मिलेंगे। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश, ये तीनों का आपको पता रखना है। टुंड्रा वनस्पति क्या है ये पता रखना है, याद रखना। ये सीमित वनस्पति होती है इस प्रकार की। ध्रुवीय वनस्पति 3 के बाद में चौथी, कंटीली झाड़ियों के अंदर कम वर्षा है, सूखा मौसम है, गर्मी ज्यादा है, न्यूनतम वनस्पति है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। भारत का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। शीतोष्ण घास स्थल, मध्य अक्षांश और महाद्वीपों का भीतरी क्षेत्र, छोटी और पौष्टिक घास होती है, वनस्पत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की। अब जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहां के जानवर जो हैं वो मोटी त्वचा के और बड़े बड़े बालों वाले होते हैं, ताकि उनको ठंड नहीं लगे। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर आप यहाँ पर ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है, ये एरो बना के हम बता सकते हैं। क्या है कि ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड ज्यादा होती है, तो जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी, फर मतलब लंबे लंबे बाल। यहाँ के जानवरों की त्वचा मोटी,
जिससे ठंड नहीं लगे उनको। त्वचा मोटी व लंबे फर अर्थात बालों वाली होती है, याद रखना। इसके लिए इनका शिकार भी किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये ध्रुवीय प्रदेश के जो जानवर हैं उनकी त्वचा की बात, ये इसलिए ताकि इनकी ठंड से रक्षा हो सके, याद रखना, ये इनकी ठंड से रक्षा हो सके। कुछ एग्जाम्पल, सील, वालरस, देखो इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल, फिर पोलर बियर जिसको आप ध्रुवीय भालू कहते हैं। तो ध्रुवों में रहने वाले उल्लू भी होते हैं, तो ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय उल्लू, ये सारे आपको नाम याद रखने। वहां पे लोमड़ी भी होती है, बर्फ में रहती है, उसको कहते हैं बर्फीली लोमड़ी, बर्फीली लोमड़ी, ये सब आपको पता रखना है। ध्रुवीय क्षेत्रों के जो जानवर हैं ये वाले, ठीक है, ये ठंड से रक्षा के लिए इनकी विशेषताएं हो गई। अब उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों की एक सूची यहां पर आपको नजर आ रही है। जैसे कि पूर्वी अफ्रीका में सवाना, या आप अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिए, पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास स्थल, ब्राजील के अंदर कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, याद रखना। यह है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्ण कटिबंधियों के अर्जेंटीना के पंपास, उत्तर अमेरिका में प्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका का वेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य एशिया स्टेपी घास स्थल, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, अभ्यास में भी दिया है कि स्टेपी घास स्थल कहां पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में डान। ये आपको लिस्ट बनानी, इसके साथ में प्रश्न कहीं से भी निकल सकता है, ये आपको पता रखना है। इसके साथ में ये चैप्टर जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन यहां पर समाप्त होता है। 3 वीडियो बने इसके, उम्मीद करता हूं आपको तीनों वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, या इसी नंबर पे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, फिर से आपसे मिलूंगा मैं एक नए चैप्टर के साथ।